आप लोग भी लिख लो साथ साथ। आप लोग भी लिख लो, जब पूरा लिखा हुआ हो जाएगा फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। हो गया यहाँ तक? लिख लियो पूरा कंप्लीट। पहले हम लोग थोड़ा यहाँ तक समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे। हो गया? चलो, किसी भी पर्सन का थोड़ा पहले इसको समझ लें यहाँ तक क्या मैटर है, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है? किसी भी पर्सन के टोटल इनकम को निकालने के लिए, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल बात जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, समझे? किसी भी पर्सन का टोटल इनकम निकालने का क्या तरीका होता है? उसके सारे इनकम लिए जाते हैं। वो इनकम कितने हेड में कैटेगराइज किए हुए हैं? 5, जिसमें पहला हम लोग को कहा था, बोलो, सैलरी। सबसे बड़ा एरिया वही है। प्रोविजन अगर देखे तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि सबसे बड़ा एरिया वो है। तो बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन का एरिया भी बहुत बड़ा होता है। बात समझे? वो एक्चुअल में आपके सिलेबस में उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करके देता है, या उसके क्वेश्चंस थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करके देते हैं, इसीलिए वो लगता है कि मतलब एरिया छोटा हो गया। नहीं तो कैपिटल गेन और बिजनेस प्रोफेशन का एरिया भी बहुत बड़ा होता है, समझे? तो इस तरह से बोलना कि सैलरी बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो उचित नहीं है। ओके, 5 हेड है, जिसमें सबसे पहला हेड हम लोग जनरली यही पढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा हेड हम लोग पढ़ते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा ये हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। चौथे में आता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। और 5वें में आता है हम लोग का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो अभी हम लोग इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन वाला जो हेड है उस पर डिस्कशन करेंगे। चूंकि आप इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ लिए हो, तो भले आपको उसकी पूरी रूल याद ना हो, लेकिन इतना दिमाग में बैठ गया कि कोई आदमी अगर कहीं जॉब कर रहा है, वहां से उसका जो इनकम जनरेट होगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। आप हाउस प्रॉपर्टी पढ़ लिए हो, तो भले आपको उसका पूरा रूल याद ना हो, लेकिन आपके दिमाग में ये मैटर क्लियर हो गया कि अगर किसी पर्सन का हाउस है और उसको वो रेंट पर दिया है, या किसी अदर तरीके से वो उस हाउस से इनकम कमा रहा है, तो उसकी पूरी चार्जेबिलिटी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर की जाएगी एज पर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स रूल। ठीक, इतनी चीज समझ गए? तो अभी जैसे तीसरा हेड अगर स्टार्ट हुआ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि जैसे अगर हम जॉब करके इनकम कमा रहे हैं तो सैलरी में आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी रखे हैं उसको भाड़े पर देकर, रेंट पर देकर, या किसी अदर तरीका से वहां से कमा रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी में जा रहा है। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा? पहली पॉइंट ये है, बात समझे? और वहीं से हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम दिया गया है क्या?
बेसिस ऑफ चार्ज, कि मतलब इसके अंदर कौन सा इनकम चार्ज किया जाएगा। ठीक, अब बेसिस ऑफ चार्ज एज पर सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 इनकम टैक्स रूल क्या बोलता है, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजेस आउट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये जो वर्ड है ना, आउट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, दिखा, इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45 सब सेक्शन 1। लाइन को फिर से बोल दें जो लोग नहीं समझे, सिंपल सा लाइन है कि अगर मान लीजिए आप किसी कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करते हो अपने प्रीवियस ईयर में और कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करके कुछ इनकम जनरेट करते हो, तो वो चार्ज किया जाएगा किस सेट के अंदर, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। समझे, सिंपल सा लाइन है कि अगर हम किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करने का सिंपल मीनिंग समझ सकते हो, सेल कर रहे हैं, और सेल करके वहां से जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो हमारा कैलकुलेट होगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर। ठीक है, अब यहां पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होगा, कैपिटल एसेट क्या है, समझ रहे हैं, क्योंकि आप अकाउंट्स में एक एसेट पढ़े और यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है कैपिटल एसेट, दोनों में थोड़ा सा फर्क मिलेगा। बहुत सारी चीजों को अकाउंट्स में एसेट के रूप में कंसीडर किया जाता है, लेकिन वही चीज इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एसेट के अंदर आएगा कि नहीं, वो हम लोगों को क्लियरली समझना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात, मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे ये जब हम लोग लाइन पढ़े तो इसमें क्या लिखा है कि कोई भी कैपिटल एसेट्स को अगर आप ट्रांसफर करोगे, मतलब सेल करोगे, तो उससे जो इनकम होगा उसका कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में होगा। लेकिन ये लाइन बोलने के बाद तो तुरंत एक क्वेश्चन अराइज हो जाएगा, कैपिटल एसेट क्या है। कोई बोलेगा अरे वही वाला एसेट जो अकाउंट्स में एसेट नहीं पढ़े हो क्या, बिल्कुल वही वाला एसेट है, लेकिन वहां पर कुछ जो मीनिंग बताई गई है एसेट की और यहां पर जो कैपिटल एसेट्स की मीनिंग बताई गई है उसमें थोड़ा सा अंतर भी है, तो आपको वो क्लियरली समझना पड़ेगा कि इनकम टैक्स एक्ट में कैपिटल एसेट के अंदर क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। बात समझे, तो उसके लिए अगला पॉइंट इसलिए लिखा गया है कैपिटल एसेट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। ठीक, अब कैपिटल एसेट्स का मीनिंग क्या बता रहा है, एज पर इनकम टैक्स लिखा है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, एनी एसेट हेल्ड बाय एन एसएससी। एसएससी कौन होता है, पढ़े हम लोग, एनी पर्सन बाय हुम एनी काइंड ऑफ टैक्स और फाइन और पेनाल्टी पेड और पेएबल टू द गवर्नमेंट। तो जो भी एसएससी हैं उनके पास कोई भी एसेट अगर रखा हुआ है, एनी एसेट हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ बिजनेस और प्रोफेशन, वो तुम्हारे बिजनेस से कनेक्टेड हो या कनेक्टेड ना हो, मैटर नहीं करता। एसएससी के द्वारा कोई भी एसेट अगर हेल्ड किया गया है, रखा गया है, जिसको वो ट्रांसफर कर रहा है, तो वो कैपिटल एसेट माना जाता है। ठीक है, किसी भी तरीके का एसेट। लेकिन आगे एक लाइन और क्या लिख दिया, बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं होती है। सुने, इंक्लूड नहीं होती है का मतलब क्या है कि ये सारा चीज अगर आएगा तो वो कैपिटल एसेट नहीं होगा। ठीक, उसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है, स्टॉक इन ट्रेड, है ना। अब तुम सोचो, तुम जब अकाउंट्स करते हो, स्टॉक मिलता है, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो एसेट साइड में दिखा देते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक जो रहता है, समझ रहे हैं, वहां पर हम लोग स्टॉक को एसेट मानते हैं। लेकिन टैक्स रूल में क्या बोल रहा है कि स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता। तो अगर तुम स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो तो उससे जो गेन या प्रॉफिट कमा रहे हो वो कैपिटल गेन के अंदर कैलकुलेट नहीं होगा। समझ रहे हैं बात। दूसरा लिखा है पर्सनल इफेक्ट अदर देन ज्वेलरी, जैसे तुम्हारा कोई पर्सनल इफेक्ट का सामान हो, समझे। पर्सनल इफेक्ट मतलब समझते हैं, पर्सनल इफेक्ट मतलब होता है जैसे तुम घर की कोई चीज को पर्सनली यूज कर रहे हो, कोई एक चेयर जिस पर तुम बैठते हो और तुम किसी को बैठने नहीं देते, इस पे हम ही बैठेंगे। घर का कोई फर्नीचर जो तुम्हारे पर्सनल काम में आता है,
बात समझे? तो वो सारी चीजें पर्सनल इफेक्ट की होती हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ड ये भी लिखा है, ध्यान देना, पर्सनल इफेक्ट अदर देन ज्वेलरी। ज्वेलरी तो बहुत महंगा भी हो सकता है ना। ज्वेलरी क्या होता है? एनी ऑर्नामेंट मेड बाय सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड। अब इतनी महंगी महंगी चीजें आप बनाए हैं और उसको पर्सनली यूज कर रहे हैं, जब उसको आप बेचेंगे तो उससे तो बहुत ज्यादा गेन भी अराइज कर सकते हैं। तो वो गेन कैलकुलेट हो जाएगा किसके अंदर? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर। तुम उस समय बोलोगे कि क्यों, वो चीज भी तो हम पर्सनली यूज कर रहे हैं, और पर्सनली यूज कर रहे हैं तो पर्सनल इफेक्ट का सामान है, और पर्सनल इफेक्ट को तो कैपिटल एसेट में रखा ही नहीं गया है। तो जब रखा नहीं गया है तो उसको बेचने से भी तो मेरा कैपिटल गेन होगा नहीं। तो आपको लाइन पूरी ध्यान में रखनी होगी कि पर्सनल इफेक्ट का कोई भी चीज आपका कैपिटल एसेट में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ बोल दिया गया पर्सनल इफेक्ट अदर देन ज्वेलरी, ज्वेलरी को छोड़कर। बात समझे? मतलब ज्वेलरी कैपिटल एसेट के अंदर आता है। ठीक है। इसी तरीके से आगे लाइन है एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया। पॉइंट समझ रहे हैं ना? मतलब ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो कैपिटल एसेट के अंदर नहीं आने वाले हैं, और इन सब को छोड़कर जितना भी एसेट ट्रांसफर होगा वो सब किसके अंदर होगा? कैपिटल एसेट के अंदर। एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, लैंड को भी हम लोग एसेट के अंदर लेते हैं, लेकिन यहाँ बोला कि अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है रूरल एरिया में, रूरल एरिया जनरली क्या होता है? पढ़े होंगे, बहुत जगह पर पढ़े हैं ये, इकोनॉमिक्स पे भी कहीं कहीं आ जाता है। कोई भी एरिया अगर म्युनिसिपैलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड से 8 किलोमीटर दूर हो, या जिस एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से कम हो, वो सब एरिया को हम लोग बोलते हैं रूरल एरिया। तो उस जगह पर अगर आपका एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो भी कैपिटल एसेट माना नहीं जाएगा। अब वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा मींस क्या है कि अगर आप उसको बेचते हैं तो उससे जो गेन अराइज होगा वो गेन आपका कैपिटल गेन में कंसीडर नहीं होगा। इसके बाद है कुछ बॉन्ड के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, बॉन्ड के बारे में अभी हम नहीं जाएंगे, सिर्फ मीनिंग याद कर लीजिएगा। बॉन्ड के बारे में हम लोग जो अकाउंट्स में डिवेंचर चैप्टर पढ़े हैं उसमें भी डिस्कस किए हैं। बात समझे कि बॉन्ड क्या होता है? बस ये ध्यान में रखना है कि अगर ये सारे बॉन्ड आपको दिखे तो वो भी आपका कैपिटल एसेट कंसिडर नहीं होगा। कौन कौन से बॉन्ड है? जैसे 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977, जिस साल से इश्यू होता है उस साल का ईयर मेंशन कर दिया जाता है, समझ रहे हो ना। 7% गोल्ड बॉन्ड है 1980s वाला, और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980s इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जनरली यहाँ पर जितना भी बॉन्ड लिया गया है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बॉन्ड होगा। नेक्स्ट में देखो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ये भी इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बात समझे? सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जनरली इशू किया हुआ बॉन्ड, स्पेशली ये सब होना चाहिए, वो भी कैपिटल एसेट के अंदर कंसिडर नहीं होगा। ठीक, मतलब अगर मान लो तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आया, इसमें से किसी बॉन्ड का नाम दे दिया और बोला कि इस बॉन्ड को ट्रांसफर करके इतना रुपया कमाया गया है, आप सिंपली आंसर दोगे कि नॉट ए कैपिटल एसेट, हेंस नॉट चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। समझे? और लास्ट एक लाइन क्या लिखा है? स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991 इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां तक की मीनिंग पूरी क्लियर है। कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करेंगे तो वो चार्जेबल होगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। कैपिटल एसेट क्या होता है? एनी काइंड ऑफ एसेट हेल्ड बाय एन एसएससी इज कैपिटल एसेट। कोई भी एसेट आप रखते हो वो आपका कैपिटल एसेट है, लेकिन उस कैपिटल एसेट में कुछ चीजों को लिया नहीं जाता है। किनको किनको नहीं लिया जाता है? 6 पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 6 चीज कैपिटल एसेट के अंदर कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में कि कैपिटल एसेट कितने तरीके का होता है। जनरली 2 तरीके का। यहां पर एक बार देख लो तुम लोग, थोड़ा सा पॉइंट सारा क्लियर है कि नहीं, फिर मैं बताता हूं टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट कितने तरीके का होता है।
टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। मैं फिर से बोल दूं आपको, अब अकाउंट्स वाली थॉट यहाँ पे नहीं रखिएगा, वहां पर एसेट्स का अलग क्राइटेरिया है ना। फिक्स एसेट्स, करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स, सर्कुलेटिंग एसेट, अलग अलग एरिया है। हम लोग जब टैक्स पढ़ते हैं तो टैक्स के हिसाब से सोचते हैं सारा। फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ठीक, अब शॉर्ट टर्म किसको बोलेंगे? जो आपके मन में विचार आ रहे हैं ना एक साल के लिए, वो जनरल विचारधारा है, आम विचारधारा, समझे। टैक्स जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें आम विचारधारा मैटर नहीं करता, हम लोगों को ये समझना पड़ता है नियम में क्या लिखा हुआ है। समझे मेरी बात? तुम कोई चीज और भी पढ़ रहे हो अगर, तो उसमें तुम अपनी थॉट दे सकते हो। तुम साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसमें तुम अपनी थॉट भी दे सकते हो। फिलॉसफी पढ़ रहे हो, तुम अपनी थॉट भी दे सकते हो। लेकिन आप लॉ पढ़ रहे हो, आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, तो उसमें अपनी थॉट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। हमको ये देखना पड़ता है नियम में क्या लिखा है। जैसे हमने कहा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, दिमाग में क्या आ गया तुम्हारा? जो हमेशा चलता रहता है, अकाउंट्स वगैरह में आता है, BSTD कॉमर्स वगैरह में आता है कि जो एक साल से कम का होता है वो शॉर्ट टर्म, समझे। लेकिन यहाँ पर क्या पॉइंट है, क्या रूल है, वो हम लोगों को समझना होगा पहले। और पहला रूल वही है, शुरुआत वहीं से होगी। कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन एसएससी, कैपिटल एसेट हेल्ड बाय an SSE for not more than 12 months, 24 months or 36 months is termed as शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। ठीक है, दूसरा पार्ट है। अच्छा, पहले इसको एक बार थोड़ा क्लियर कर ले, वो उसके बाद आएंगे। बात समझे? कोई भी कैपिटल एसेट्स अगर एसएससी अपने पास रखा है कितने दिनों के लिए? 12 महीने के लिए। जो पहला लाइन तुम बोले 1 साल, लेकिन कुछ कंडीशन में 24 महीना देखा जाता है। 24 महीने के लिए भी रखा है, 1 साल से ज्यादा मतलब 2 साल, तो भी वो शॉर्ट टर्म में आएगा। और कुछ केसेस में 36 मंथ भी देखा जाता है कि 36 मंथ के लिए रखा है उसके बाद बेच रहा है, तो भी वो किसके अंदर कंसिडर किया जाएगा? शॉर्ट टर्म के अंदर। बात समझे? मतलब अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग टाइम पीरियड फिक्स किया गया है। एक बार मैं आपको बता दूं, थोड़ा और आपका क्लियर हो जाएगा। 12 मंथ्स में हम लोग जनरली लेते हैं शेयर्स, म्यूचुअल फंड, ये सब शेयर्स, ठीक है। और शेयर्स कौन सा वाला? लिस्टेड वाला। सुन लेना, जिन लोगों को लिस्टेड का मीनिंग नहीं पता वो मैं बता दूं। कोई भी ऐसी कंपनी का शेयर जो मार्केट में फ्रीली ट्रेड होता है, फ्रीली ट्रेड का मतलब जिसको आप बाय सेल कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। और अगर लिस्टेड कंपनी का शेयर तुम खरीदे हो, जैसे आप सुनते हो ना शेयर मार्केट है, शेयर खरीद रहा है, आज खरीद रहा है, कल बेच दे रहा है, सुन रहे हैं ना हम लोग। जैसे TCS है, विप्रो है, इन्फोसिस है, ITC है, ये जितनी कंपनियों के बारे में आप सुनते होगे, जनरली भी सुनते होगे कि शेयर खरीद रहे हैं और बेच दे रहे हैं, तो ये सारी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में क्या हुई है? लिस्ट हुई है। और लिस्ट होने के बाद ही लोग फ्रीली इसका शेयर परचेस सेल कर सकते हैं। सुने, इन सारी कंपनियों को बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी का अगर शेयर तुम बाय एंड सेल कर रहे हो तो उसमें तुम्हारा कितना महीना कंसिडर किया जाएगा? 12 महीना।
12 महीने के अंदर अगर खरीद के बेच दिए तो वो किसके अंदर आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के अंदर। बात समझे? लेकिन बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां होती हैं, जैसे तुम अपना कंपनी बना लिए, लेकिन तुम बोले कि नहीं, बाहर के लोग मेरा शेयर परचेस सेल फ्रीली नहीं करेंगे। बात समझे? तो तुम अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट ही नहीं करवाए। अब तुम्हारी शेयर तुम्हारे मेंबर ही बाई सेल कर सकते हैं, बाहर का कोई भी पर्सन बाई सेल नहीं कर सकता। इस तरह के कंपनियों को हम लोग बोलते हैं अनलिस्टेड शेयर। बात समझे? तो उसका बाई सेल कौन कर सकता है? सिर्फ जो तुम्हारे कंपनी के मेंबर होंगे वही, बाहर का पर्सन उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो अगर इस तरह के कंपनी का तुम परचेज सेल करते हो शेयर्स का, तो उसके लिए कंसीडर होता है 24 मंथ्स। जैसे शेयर्स है लेकिन वो नॉट लिस्टेड है, और 24 महीने में तुम्हारा लैंड और बिल्डिंग भी रखा गया है। इन सब के ऊपर भी हम लोग कितना महीना देखते हैं? 24 महीना। मतलब आज खरीदे, 24 महीने के अंदर अगर बेच दिए तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। आप समझे? और इनके अलावा जितनी भी चीजें आपको दिखेंगी, कोई भी एसेट, वो सब आ जाएगा आपका किसके अंदर? 36 मंथ। जैसे तुम एक गोल्ड का ज्वेलरी बनवाए और उसको बेचे हो, 36 महीने के अंदर बेच दिए, तो वो तुम्हारा किसके अंदर चला आएगा? 36 मंथ के अंदर अगर बेच दिए तो चला आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है? मतलब 3 पीरियड है और हर आइटम के लिए अलग अलग पीरियड हम लोग कंसीडर करते हैं। क्लियर है ये पार्ट? अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा वाला है हमारा, ठीक इसका उल्टा होगा, समझ ही रहे होगे, है ना? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। ठीक। अच्छा, इसके बारे में अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे? बुक में देखोगे तुम, इसमें लिखा रहेगा कि कैपिटल एसेट which is not a short term capital asset is a long term capital asset। समझे? इसी तरीके का लैंग्वेज अक्सर बुक वाले लिख देते हैं। बात समझे? सुनना मेरी बात। लेकिन ये क्या आंसर एप्रोप्रिएट लग रहा है तुमको? हाँ, ये क्या आंसर हुआ? जैसे तुमसे कोई पूछा हु इज योर फादर, तुम बोल दिए समवन हु इज नॉट माई मदर। ये एप्रोप्रिएट आंसर है। अब इसका आंसर अगर कोई इस तरीके से लिखेगा कि व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और कोई लिख रहा है क्या, कोई कैपिटल एसेट्स, अ कैपिटल एसेट व्हिच इज नॉट ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब टीचर जो है उसका मन ही नहीं मानेगा कि क्या लिख रहा है ये। अब फिर नंबर नहीं देगा, तुम बोलोगे टीचर नंबर नहीं देता। सुने? तो जैसे लॉन्ग टर्म के बारे में भी पूछे ना तो उसकी पूरी परिभाषा लिखे। चीज वही है, आपको उलट के ही लिखना है। सुनो मेरा बात, चीज वही है, आपको उलट के ही लिखना है, लेकिन स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए कि एनी एसेट हेल्ड बाय एन एसएससी फॉर मोर देन 12 months, 24 months और 36 months is considered as long term capital asset। बात समझे? और उस क्राइटेरिया में भी यही है, जैसे तुम लिस्टेड शेयर लिए 12 महीने के बाद बेचे, वो लॉन्ग टर्म में चला आएगा। नॉट लिस्टेड शेयर है, 24 महीने के बाद बेचे, वो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। और अदर्स कोई भी एसेट है 36 महीने के बाद बेचे, वो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। बात समझे? आपको विद एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है तो हम लोग को क्या है ना, लाइन पूरी बना के और विद एग्जाम्पल उसको लिखना चाहिए। समझे? कि कैपिटल एसेट, मैं बस ये लाइन लिख दे रहा हूं, उम्मीद है एग्जाम्पल आप लोग समझ चुके होंगे। held by an SSE for more than 12 months, 24 months
और 36 मंथ्स। समझे? एग्जाम्पल अपना यही रहेगा। समझ आई पूरी बात? ओके। अब क्या है, जैसे इसका जो कैपिटल गेन है उसके बारे में क्या बोला गया कि अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचोगे तो उससे जो गेन अराइज होगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचोगे तो उससे जो गेन अराइज होगा वो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब ये गेन निकालने के लिए दोनों का अलग अलग फॉर्मेट प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि मतलब कैसे मेरा वो गेन वाला अमाउंट निकलेगा। समझे? दोनों का फॉर्मेट 99% सेम है, शॉर्ट टर्म वाला भी और लॉन्ग टर्म वाला भी, बस थोड़े से एग्जेम्पशन वाले एरिया में डिफरेंस आते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में एग्जेम्पशन थोड़ा कम मिल रहा है, लॉन्ग टर्म में एग्जेम्पशन थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। बात समझे? मैं फिर से बोल रहा हूं अगर मेरी बात नहीं समझ आई। जैसे अभी तक तो हम लोग इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, लेकिन ये होगा ना कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि आपने बेचा है, आपका कितना खर्च लगा है, आपने कितने में बेचा है, आपका खरीदने में कितना खर्च लगा था, आपने कुछ एक्स्ट्रा काम करवाया था, उस सब का हिसाब किताब होगा ना। तो वो कैसे प्लस माइनस करके ये गेन निकाला जाएगा उसके लिए फॉर्मेट प्रेस्क्राइब किया है। बात समझे? एक्ट के अंदर में शॉर्ट टर्म का अलग फॉर्मेट है, लॉन्ग टर्म का अलग फॉर्मेट है। उसके बारे में मैं बोल रहा हूं कि वो फॉर्मेट भी दोनों का 90% क्या है, सेम है, बस थोड़ा सा एग्जेम्पशन वाले पार्ट में शॉर्ट टर्म में थोड़ा अलग किया है और लॉन्ग टर्म में थोड़ा अलग किया है। अब हम लोग इसके बाद वो फॉर्मेट वाले पार्ट में जाएंगे और वो देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी का कैपिटल गेन फाइंड आउट कर सकते हैं। तुम लोग इसको थोड़ा नोट कर लो, उसके बाद उसमें मूव करेंगे।